स्वागत है आप सबका। एलटी मुख्य परीक्षा के लिए क्लास संख्या 142 है। छंद से संबंधित प्रश्न देख रहे थे हम कुछ। पिछली क्लास में हमने छंद को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न देख लिया था। अब कुछ और प्रश्न देख लीजिए जो आपके पाठ्यक्रम में छंद दिए हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है 125 शब्दों में लिखने के लिए। जैसे एक प्रश्न आ सकता है, दोहा छंद को, मैं वो सारे ही छंद करवा देता हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में है। दोहा छंद को सौधरण समझाइए। या फिर देखिए, दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। अथवा प्रश्न ऐसे आ जाए, दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। छोटे प्रश्न आएंगे यहाँ पर, जैसे 125 शब्दों में आ गया है ना, या फिर 200 शब्दों में आएगा तो 2-3 छंदों को एक साथ पूछ लेगा। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। किस तरह से देंगे इस प्रश्न का उत्तर हम? दोहा छंद, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या-क्या हैं, फिर इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं, फिर उदाहरण की बात करेंगे। लक्षण अगर हम देखें, लक्षण, दोहा छंद के लक्षण क्या-क्या हैं? एक तो इसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएँ होती हैं। नंबर 1, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएँ होती हैं। सम चरणों में 11-11 मात्राएँ होती हैं। एक लक्षण तो यह हो जाएगा। इसके विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में कितनी-कितनी मात्राएँ होती है? 11-11 मात्राएँ होती हैं। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु और लघु होते हैं। पहले गुरु वर्ण आएगा, इसके बाद में लघु। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण, सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण, अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। गुरु एवं लघु होते हैं। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। तीसरा लक्षण इसका क्या हो जाएगा? इसमें तुक कहाँ मिलती है? इसमें तुक सम चरणों के अंत में मिलती है। तीसरा लक्षण आप लिख देंगे, इसमें तुक सम चरणों के अंत में मिलती है। सम चरणों के अंत में मिलती है। इसमें तुक कहाँ मिलती है? इसमें तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, यानी दूसरे और चौथे चरणों में मिलती है। चौथी महत्वपूर्ण बात, दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोहा छंद के, दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में, किसी भी चरण के आरंभ में, आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगन मतलब जय भान, यानी कि 1 2 1, या तगन, तगन मतलब तारा जय या माता राजभान सलगा 2 2 1, या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई इसके लक्षण। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसकी विशेषताएं भी बता दें साथ में, तो
और अच्छा हो जाएगा आपका उत्तर। ये दोहा छंद के क्या हो गए? लक्षण हो गए। इसके बाद में विशेषताएँ। दोहा छंद की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? देखिए, एक विशेषता तो इसकी यह है कि यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ हैं। 13 और 11 कितनी हुई एक पंक्ति में? 24 ही तो हुई ना। नंबर 1 तो हम इसकी एक विशेषता तो क्या हो जाएगी? यह साधारण मात्रिक छंद है। भाई मात्रिक छंद के 2 भेद मैंने आपको बताए थे, एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर, एक तो साधारण मात्रिक छंद और एक दंडक मात्रिक छंद। जिसमें 28 तक मात्राएँ होती हैं, वो कैसा होता है? वो साधारण मात्रिक छंद होता है और 28 से ज़्यादा होते ही कौन-सा बन जाता है? दंडक बन जाता है। तो यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ होती हैं। क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ होती हैं। क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ होती हैं, इसलिए ये कैसा है? साधारण मात्रिक छंद है। दूसरी बात, यह अर्धसम मात्रिक छंद भी है। अर्धसम क्यों है? क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? दूसरी विशेषता हो जाएगी यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में, यह अर्धसम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। क्या दोहा तुकांत मात्रिक छंद है? बिल्कुल तुकांत मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। इसलिए दोहा छंद की एक विशेषता क्या हो जाएगी? यह भी हो जाएगी, दोहा तुकांत मात्रिक छंद है। तुकांत मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। सम चरणों के अंत में तुक मिलती है, इसलिए कैसा होगा? तुकांत मात्रिक छंद भी होगा। सम चरणों के अंत में तुक मिलती है, इसलिए ये क्या है? तुकांत मात्रिक छंद है। आपके आईएलटी के पाठ्यक्रम में जितने भी छंद दिए हुए हैं, उनको मैं करवा देता हूँ। 20-25 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरल से हैं छंद आपके जो दिए हुए हैं, बिल्कुल। इससे पहले छंद का जो प्रश्न हमने देखा था पिछली क्लास में, क्लास संख्या 141 में जो हमने देखा था, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। कौन-सा? छंद को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब आपके पाठ्यक्रम में जो छंद दिए हुए हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है, जो भी दे रखे हैं, वो सारे ही हम देख लेते हैं। आप कर देते इस प्रश्न को, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाएँगे जिस तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप केवल मात्राओं की संख्या बता देते ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए, एक परफेक्ट उत्तर कैसे हो कि एग्ज़ामिनर का दिल बिल्कुल खुश हो जाए कि हाँ यार, क्या लिखा है। तो सबसे पहले लक्षण, इसके विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएँ होती है। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। पहले गुरु, बाद में लघु। इसमें तुक सम चरणों के अंत में मिलती है। दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगण या तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये तो लक्षण हो गए इसके। फिर दोहा छंद की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? दोहा छंद की विशेषताओं की अगर हम बात करें, यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएँ होती है। अरे 13 और 11 कितनी हुई? 24 ही तो हुई ना एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या।
यह अर्धसम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है, इसलिए अर्धसम है। दोहा तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। अब आपको इसके उदाहरण देने हैं। तो देखो उदाहरण तो कोई भी दे सकते हैं आप, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें न एक मात्रा कम हो, न एक मात्रा ज़्यादा हो। उदाहरण ऐसा देना जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई त्रुटि न हो। जैसे एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, मत तोड़ो छिटकाई, मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़ई, जुड़ई गांठ परी जाए, टूटे से फिर ना जुड़ई, जुड़ई गांठ परी जाए, जुड़ई गांठ परी जाए, जुड़ई गांठ परी जाए। अब देखिए इसको आप, ये पहला चरण है और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये इधर के विषम चरण है, उधर के सम चरण है। चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 1 2। इधर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। ठीक है, इधर कितनी हो जाएंगी? इधर हो जाएंगी 11। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। ये देखिए सम चरणों के अंतिम दो वर्ण देखिए, क्रम से गुरु और लघु। पहले क्या होगा? गुरु होगा और बाद में क्या होगा? लघु होगा। ऐसे ही आप यहाँ 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 2 10 और 1 11 2 13। बिल्कुल ठीक है, इधर 11 होनी चाहिए। तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 और 1 11। और ये सम चरणों के अंतिम दो वर्ण क्या हो गई? गुरु और लघु हो गई। एक उदाहरण तो ये दे दिया आपने। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, न तो कहीं यहाँ पर जगण का प्रयोग है, न तगण का प्रयोग है। ठीक है, एक और उदाहरण दे दो, यहाँ पर आप देना चाहें तो। देखिए दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, रहीमन ओछे नरन को बैर भलो न प्रीति, चाटे चाटे स्वान के दोऊ भांति विपरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों की न मित्रता अच्छी है, न शत्रुता अच्छी है। कुत्ता जो है वो चाहे काटे या चाटे, दोनों ही स्थितियों में खतरा रहता है। तो एक उदाहरण ये दे सकते हैं आप, रहीमन ओछे नरन को, ओछे नरन को बैर भलो न प्रीति, बैर भलो न प्रीति, बैर भलो न प्रीति। पहले एक बार चेक कर लो इसको सही है क्या। 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13। बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 3 1 4 2 6 7। तो दोबारा गिनना, बैर भलो न प्रीति, 2 और 1 3 1 4 2 6 1 7। रहीमन ओछे नरन को बैर भलो न प्रीति। इसमें गड़बड़ है क्या कुछ? 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 ही हो रही है क्या? या गड़बड़ है मेरे गिनने में? 2 और 1 3 1 4 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। रहीमन ओछे नरन को बैर भलो न की जगह ना कर दो, अब सही हो जाएगी। बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोऊ भांति विपरीति, काटे चाटे स्वान के दोऊ भांति, दोऊ भांति विपरीति। देखिए गिनिए एक बार यहाँ पर, 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। यहाँ बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 और 1 11। बिल्कुल ठीक है। बस 2 उदाहरण बता तो पर्याप्त है। ये एक छंद हो गया कंप्लीट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए छंद वाले प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस आपने 2 विशेषताएं लिख दी और बस एक उदाहरण दे दिया और हो गया उत्तर। 125 शब्दों में उत्तर देना है तो आपके पास में मैटर पर्याप्त होना चाहिए और बिल्कुल प्रामाणिक मैटर होना चाहिए। एक प्रश्न लिया हमने, दोहा छंद को 100 उदाहरण समझाइए अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न आ गया, 125 शब्दों के लिए है ये। तो दोहा छंद सबसे पहले हम लक्षण बताएंगे। इसके विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं।
इसमें तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, बहुवचन नहीं है, मिलती है। दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विशेषताएं, अब लक्षण के बाद में क्या बताएंगे, विशेषताएं। विशेषताएं इसकी क्या क्या हो जाएंगी, यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। दोहा तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। फिर हमने इसके क्या दे दिए, यहाँ पर उदाहरण दे दिए। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। अब ऐसे ही देख लीजिए दोहा का विपरीत कौन सा है। दोहा का विपरीत जो है वो सोरठा है। मान लीजिए, या तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दोहा और सोरठा छंद में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फिर कर ही देंगे, जब दोनों आते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। उस प्रश्न को भी हम देख लेंगे। पहले एक प्रश्न यह ले लीजिए आप, सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ये एक प्रश्न आ गया, मान लीजिए सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो कैसे देंगे हम इस प्रश्न का उत्तर। नया पढ़ने की अब कुछ भी आवश्यकता नहीं है। देखो, लगभग मैंने आपको 350 प्रश्न करवा दिए जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इतिहास पर, काव्य शास्त्र पर, व्याकरण पर, गद्य साहित्य पर, देवनागरी लिपि पर और भाषा विज्ञान पर, हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, ये सब आपको अच्छे से करवा रखा है। और कल आपको बता भी दिए थे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको आप ढंग से याद करें। रचनाओं पर आपको अच्छे प्रश्न करवा दिए गए हैं, तो नया मत पढ़ो कुछ भी। इतने प्रश्नों से बाहर क्या जाएगा ये बताओ आप। अच्छा, प्रश्न हमने लिख लिया, उत्तर दे रहे हैं हम। कौन से छंद का, चौथा छंद। चौथा छंद, सबसे पहले हम बात करें लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या हैं, चौथा छंद के लक्षण हम देखें। देखिए, ये किसका विपरीत है, दोहा छंद का विपरीत है। विपरीत क्यों है, देखिए। नंबर एक लक्षण इसका आप दे देंगे कि इसके सम चरणों में कितनी कितनी होंगी, 13 13, और विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। तो आप लिख सकते हैं इसके इसके विषम चरणों में 11 11, इसके विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में सम चरणों में सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहा में क्या था, दोहा में इधर तो थी कितनी, 13 13, और इधर कितनी थी, 11 11। देखिए, दोहा छंद में हमने क्या देखा था, दोहा छंद की अगर बात हम करें तो इसके विषम चरणों में 13 13 थी और सम चरणों में 11 11 थी। यहाँ विषम चरणों में कितनी कितनी है, यहाँ विषम चरणों में है 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। एक बात। दूसरी बात अगर हम देखें, इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 13 एवं 11 मात्राओं पर 11 मात्राओं पर यति होती है, यति होती है। इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, एक बात ये याद रखें। इसके बाद में इसमें तुक कहाँ मिलती है, इसमें तुक सम चरणों के अंत में नहीं मिलती, इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। दोहा में तो कहाँ मिल रही थी, दोहा में सम चरणों के अंत में तुक मिल रही थी। इसमें तुकांत है ये भी, इसमें के विषम चरणों के अंत में तुक मिलती है। तो इसमें तुक देख लेंगे, जब उदाहरण देखेंगे तब। इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है, विषम चरणों के अंत में मिलती है। तुकांत है ये भी, किसी भी चरण के अंत में मिले तुक तो मिल रही है ना। बस ये विषम चरण तुकांत छंद है, दोहा सम चरण तुकांत छंद है। भाई विषम चरणों में तुक मिले तो विषम चरण तुकांत छंद, सम चरणों में मिले तो सम चरण तुकांत छंद। इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। ये लिखिए, इसके विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है।
इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। एक लक्षण और लिखिए, सोरठा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये बात तो दोहापद छंद पर भी लागू होगी और ये सोरठा छंद पर भी लागू होगी। सोरठा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में, किसी भी चरण के आरंभ में, सोरठा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन, जगन किससे बनेगा? यमाता राजभान सलगा जय भान 1 2 1, या तगन, तगन किससे बनता है? ताराज 2 2 1 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सोरठा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताएं और देखिए इसकी विशेषताएं, लक्षण के बाद में विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या ये साधारण मात्रिक छंद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं हैं, तो ये भी साधारण मात्रिक छंद है। अरे 13 और 11 कितनी हुई एक पंक्ति में? तो 24 ही तो हुई ना। 28 से ज्यादा होती तब दंडक बनता। तो एक लक्षण, एक विशेषता तो क्या हो जाएगी इसकी? यह साधारण मात्रिक छंद है, यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। क्योंकि इसकी एक पंक्ति में, इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। क्या ये भी अर्धसम है? बिल्कुल ये भी अर्धसम है, क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। तो अगली विशेषता क्या हो जाएगी? यह अर्धसम मात्रिक छंद है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। क्योंकि इसके सम व विषम चरणों में, क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में, सम एवं विषम, अगले पेज पर देखेंगे, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है, मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। इसकी एक और विशेषता है भाई, यह विषम चरण तुकांत छंद है, क्योंकि इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। इसकी तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? यह विषम चरण तुकांत छंद है। अरे जिसके सम चरणों में तुक मिले वो सम चरण तुकांत छंद, विषम चरणों में मिले तो विषम चरण तुकांत छंद। यह विषम चरण तुकांत छंद है, विषम चरण तुकांत छंद है, क्योंकि इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। क्योंकि इसमें तुक, क्योंकि इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। यह विषम चरण तुकांत छंद है, क्योंकि इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है, विषम चरणों के अंत में मिलती है। तुक जो है वो कहाँ मिलती है? विषम चरणों के अंत में मिलती है। ये 3 इसकी विशेषताएं लिख दी आपने, 4 इसके लक्षण लिख दिए। अब बात आती है उदाहरण की। तो उदाहरण कोई सा भी लिख लो जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपको याद हो उदाहरण। 2 उदाहरण तो कम से कम लिखो, लगे एग्जामिनर को कि आपको आता है। और अगर शब्द कम पड़ रहे हैं तो 3 भी लिख दो, 4 भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। उदाहरण एक तो ये लिख दो, सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन, केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुनी केवट के बैन
प्रेम लपेटे, प्रेम लपेटे अटपटे, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, विहसे करुणा ऐन, ऐन से मतलब भंडार, चितई लखन जानकी तन, चितई लखन जानकी तन, तन से मतलब तरफ है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इधर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर इधर होनी चाहिए 11, उधर होनी चाहिए कितनी 13, 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11, इधर कितनी होंगी 13, 2 और 1 3 1 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13, बिल्कुल ठीक है। इधर अगर देखें 1 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11, बिल्कुल ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 2 8 9 11 12 और 13। अब यहाँ देखिए तुक कहाँ मिल रही है, इसको अंडरलाइन भी कर दो। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ नए, यहाँ नए। दोहा में तुक इधर मिल रही थी, सौठा में तुक यहाँ मिल रही है। चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते। विषम चरणों के अंत में, अरे ये कौन सा चरण है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, 1 और 3 विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ तुक कहाँ मिल रही है, यहाँ तुक मिल रही है विषम चरणों के अंत में, इसलिए ये विषम चरण तुकांत छंद है, क्योंकि इसमें तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। दोहा समचरण तुकांत छंद है। दोहा कैसा है, समचरण तुकांत छंद था, ये विषम चरण तुकांत छंद है। इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। यहाँ दूसरा उदाहरण और चाहो तो आप लिख सकते हैं, एक उदाहरण और लिख दीजिए, जो रामचरितमानस के लंका कांड की पंक्तियां हैं। लक्ष्मण मूर्छित हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए हुए हैं, राम जो हैं वो विलाप कर रहे हैं, फिर विलाप प्रलाप में बदल जाता है, और प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भई वानर निकर, आई गई हूँ हनुमान जिमी करुणा में है वीर रस। एक उदाहरण और लिख दो, प्रभु प्रलाप सुनी कान, प्रभु प्रलाप सुनी कान, प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय वानर निकर, विकल भय वानर निकर, विकल भय वानर निकर, आई गई हूँ हनुमान, आई गई हूँ हनुमान, आई गई हूँ हनुमान, जिमी करुणा मह वीर रस, जिमी करुणा मह, जिमी करुणा मह वीर रस। इतनी देर में हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा में वीर रस उत्पन्न हो जाए, उनका आना ऐसे ही सिद्ध हुआ। तो इधर कितनी होंगी, इधर 11 होंगी, 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, इधर 13 होंगी, 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल ठीक है। इधर 11 होंगी, 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, इधर 13 होंगी, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 और 13, बिल्कुल ठीक है। देखिए तुक कहाँ मिल रही है, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ नए, यहाँ नए, तो तुक कहाँ मिल रही है, विषम चरणों के अंत में तुक मिल रही है। तो ये उदाहरण किसका हो गया, ये हो गया सोरठा का। अब आपसे प्रश्न ऐसे कर ले कि दोहा और सोरठा छंद में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो फिर आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर अब देना आपके लिए आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो कि दोहा छंद में सम चरणों में 13 13 तथा विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा छंद के सम चरणों में 11 11 और विषम चरणों में 13 13, मतलब जो अलग अलग बातें हैं वो सब बताते चलेंगे आप, इस तरीके से बता देंगे। या मैं ही करवा दूं, कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊं क्या, ये बताओ। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि दोहा और सोरठा छंद में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो दोनों छंद आपने देख लिए, आप इसका उत्तर कर लेंगे अच्छे से या फिर मैं करवाऊं, बताओ, कमेंट करो फटाफट। एक अंतर ये बता देंगे कि दोहा छंद में तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, जबकि सोरठा छंद में तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक अंतर ये भी हो जाएगा कि दोहा छंद के सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रम से गुरु और लघु होने चाहिए, जबकि सोरठा छंद में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये आप इस तरीके से कर देंगे।
अच्छा कर लेंगे, ओके ठीक है। तो फिर हम अगले छंद की तरफ चलते हैं। अगला छंद आपके कौन सा दिया हुआ है पाठ्यक्रम में? एक शायद रोला छंद भी है आपके पाठ्यक्रम में। एक प्रश्न ले लेते हैं हम। रोला छंद को, रोला छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए। रोला छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए। रोला छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए, अथवा अगर ये प्रश्न ऐसे आए तो ऐसे आ जाए, रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए। रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए। लक्षण एवं उदाहरण बताइए, ऐसे आ सकता है। रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए, इस तरह भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें? उत्तर और हेडिंग डाल देंगे क्या? रोला छंद। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लक्षण की बात करेंगे। लक्षण, रोला छंद के लक्षण क्या क्या हैं, फिर इसकी विशेषताएं देख लेंगे। लक्षण देखिए, एक तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। अगली बात, इसमें जो यति होती है वो कितने पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर होती है। लिख लो। नंबर 1, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, एक लक्षण। नंबर 2, इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? इसकी एक पंक्ति, इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसकी पूरी एक पंक्ति जो है ना वो एक चरण मानी जाती है। इसमें यति कितने पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर, इसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। यति कितने पर होती है? 11 और 13 मात्राओं पर यति। अब यति को देखकर ये मत सोच लेना कि ये तो अर्धसम हो गया, अर्धसम नहीं हुआ, ये सम है। कैसा है? सम, वो बाद में देख लेंगे हम। अच्छा जी, इसमें तुक कहाँ मिलती है? इसमें तुक मिलेगी प्रथम एवं द्वितीय चरण में, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलती है। लिख लो, इसमें तुक, इसमें तुक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से मिलेगी, और जो तीसरे चरण की है वो चौथे से मिलेगी। इसमें तुक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। आपने छंद के प्रश्न तैयार किए होंगे, मानता हूं मैं, लेकिन इस स्तर से तैयार नहीं किए होंगे जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। पूरे नंबर आपको तभी मिलेंगे जब ये सारी बातें आप बताओ। केवल ये बता देना कि 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और एक उदाहरण टिका दिया, इससे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरी विशेषताएं बतानी है जितनी होती हैं वो सब। 125 शब्द भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पेज में 4 लाइनें लिखी मोटी मोटी और भर गया एक पेज। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसे सब आइडिया रहता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें तुक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है, चरणों में मिलती है। कितने हो गए इसके लक्षण? 4 हो गए। नंबर 5 और लिखिए। नंबर 5 आप लिख सकते हैं। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। पहले लघु वर्ण आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? गुरु वर्ण आएगा। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण, इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण, अंतिम 2 वर्ण
क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। पहले लघु होगा, क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। कैसे होंगे? लघु और गुरु होते। ये 5 तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं, थोड़ा-सा ये भी देख लीजिए। लक्षण अलग बात है, विशेषताएं अलग बात है। विशेषताएं भी बताइए, उसके बाद में उदाहरण लिखिए। इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं? एक तो ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, मात्राओं की संख्या एक समान होती है, इसलिए ये कैसा होगा? ये सममात्रिक छंद होगा। क्यों होगा? सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान है। तो एक विशेषता तो इसकी यह हो गई, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। क्या साधारण मात्रिक छंद भी है? बिल्कुल साधारण मात्रिक छंद भी है। क्यों है? क्योंकि एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं हैं, 28 से ज्यादा नहीं है। तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? यह साधारण मात्रिक छंद है। यह साधारण मात्रिक छंद है। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसकी एक पंक्ति में, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। 28 से कम मात्राएं होती हैं। क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। 28 से कम मात्राएं होती हैं, इसलिए ये कैसा होगा? ये साधारण मात्रिक छंद होगा, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। क्या ये तुकांत मात्रिक छंद है? बिल्कुल, तुक मिलना अनिवार्य है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, यह तुकांत मात्रिक छंद है। तुकांत मात्रिक छंद है। तुक मिलना अनिवार्य है, इसलिए कैसा होगा? तुकांत मात्रिक छंद होगा। कौन ईसा जी कह रही है? आई एम स्टूडेंट ऑफ एलटी बैच ऑफलाइन। ऑफलाइन बैच में मैंने लगभग 400 प्रश्न करवाए हैं और समय पर आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया था अच्छे तरीके से, कुछ भी बाकी नहीं था। और जो आपको करवा रखा है वो सब आप पढ़ डाले, अभी टाइम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, इस क्लास के एंड में फिर बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसकी चर्चा हम इस क्लास के अंत में एक बार फिर कर लेंगे। फिलहाल हम कौन सा प्रश्न देख रहे हैं? हम प्रश्न देख रहे हैं जो अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं ना छंद, थोड़ा सा उनको देख रहे हैं हम। एक प्रश्न लिया हमने, रोला छंद को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए। तो रोला छंद के सबसे पहले हमने लक्षण देखे। कितने लक्षण देखे? 5। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। यही भ्रम हो जाता है कईयों को कि अर्धसम होगा, अर्धसम नहीं है। एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है, यति होना एक अलग बात है। इसमें तुक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, चतुर्थ चरणों में मिलती है। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रम से लघु एवं गुरु होते हैं। पहले लघु वर्ण आएगा, फिर कौन सा आएगा? गुरु वर्ण आएगा। ये तो हो गई 5 इसके लक्षण। और इसकी विशेषताएं क्या-क्या हुई? यह सममात्रिक छंद है। चाहो तो यहाँ और बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लग रहा है कि 125 शब्द नहीं हो रहे, तो आप यहाँ लिख सकते, क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। ये लिख सकते हैं चाहो तो। यह साधारण मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी एक पंक्ति में 28 से कम मात्राएं होती हैं। यह तुकांत मात्रिक छंद है। अब इसका उदाहरण दे दीजिए आप। उदाहरण देखिए, वैसे तो ये सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद है। रोला किसका प्रिय छंद है? रोला सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद है। पंत की जो पहली कविता है ना, परिवर्तन, सॉरी, पंत की जो परिवर्तन कविता है, हिंदी की पहली लंबी कविता। पंत की पहली कविता तो गिरिजे का घंटा है। पंत जी की पहली कविता कौन सी है? गिरिजे का घंटा। लेकिन पंत की और हिंदी की पहली लंबी कविता जो है वो परिवर्तन है, 1924 में है ये। और परिवर्तन को इसमें निष्ठुर मानते हुए भी सृष्टि के लिए परमावश्यक माना गया है।
प्रगतिवाद का बीज कही जाती है ये कविता। परिवर्तन 1924 में लिखी गई थी, हिंदी की पहली दीर्घ कविता है और ये पल्लव जो 1928 है उसमें संकलित है। वो रोला छंद में ही रचित है। रोला पंत जी का प्रिय छंद है। वैसे तो नंददास जी की जो आपको पता है रास पंचाध्यायी, वो भी रोला छंद में रचित है, लेकिन प्रिय छंद किसका है ये रोला? प्रिय छंद है ये सुमित्रा नंदन पंत का। चाहो तो आप और किसी की पंक्तियां लिख लो, सरल लिखवा दूं क्या? पंत जी की तो कठिन हो जाएंगी। सरल सा उदाहरण लिखो। देखो एक उदाहरण है, नीलांबर परिधान। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग यानी दोनों, सूर्य और चंद्रमा दोनों भारत माता के मुकुट हैं। मेखला रत्नाकर है। मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम प्रवाह है। नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है। फूल तारे मंडन है। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदीजन बंदीजन खग वृंद बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। देखिए, किसी भी छंद में न्यूनतम 4 चरण होने चाहिए। उदाहरण देते समय ये भी ध्यान रखना, जितने चरण होते हैं उतने चरण लिखना अनिवार्य है। अब इधर 11, 2 और 2 4 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11, इधर 13, 1 2 3 4 5 और 2 7 1 8 1 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक है। सम चरणों चरणों के अंतिम 2 वर्ण देखो, लघु और गुरु हैं कि नहीं? लघु और गुरु हैं। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। अरे 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11, सही है। 2 और 1 3, 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर देखें 1 1 2 4 हो गई, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 1 10 1 11 और 2 13, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर देखें 2 और 2 4, 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 2 और 1 3 और 1 4 1 5 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट उदाहरण है बिल्कुल ये। और परफेक्ट उदाहरण है। अरे उदाहरण लिख तो दिया ये। मैं सारे ही छंद करवा देता हूँ, 10-15 मिनट और लगेंगे। कितने सेशन दे रखे हैं आपके? 6-7 छंद सारे दे रखे हैं। लेकिन वो जो इससे पहले क्लास हुई थी ना, वो वाला प्रश्न ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि छंद को परिभाषित करते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब किसी एक छंद के बारे में पूछा जाए तो फिर उत्तर कैसे देंगे? ये आपके सामने है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। नोट क्या करोगे? नोट भी मत करो आप इसको। मैं एक काम करूँगा, अभी ये क्लास होने के बाद में ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा अपने में। तो वहाँ देख लेना आप आराम से इसको। पढ़ लेना 2-3 बार। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तीन छंद तो अपन ने सल्टा ही दिए, ऐसे ही थोड़े से बचे वो और सल्ट जाएंगे, क्या दिक्कत है? रोला के बाद में छप्पई को देख लो। इससे पहले चाय आ गई। चाय के लिए आप सबका स्वागत है। चाय के लिए स्वागत है आप सबका। चलो, छप्पई छंद भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। छंद बरदाई का प्रिय छंद है, इसको देख लीजिए। एक प्रश्न ले लो, छप्पई छंद का परिचय दीजिए। छप्पई छंद का परिचय दीजिए। या तो ऐसे प्रश्न आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए कि छप्पई छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए, अथवा छप्पई छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए। छप्पई छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए। छप्पई छंद को सोधारण स्पष्ट कीजिए, अथवा छप्पई छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। कैसे भी आए, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? अथवा छप्पई छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए।
उदाहरण दीजिए। छपे छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। जैसे भी आए उत्तर एक ही होगा। छपे छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। उत्तर छपे छंद। सबसे पहले लक्षण, उसके बाद में विशेषताएं। सबसे पहले तो लक्षण बताइए इसके क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में विशेषताएं, और फिर लास्ट में उदाहरण। ये माइंड में रहे कि इतना तो लिखना है कि 125 शब्द हो जाएं। इतना जरूर लिखना है आपको, इससे कम में काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम बात करें लक्षण। देखिए, एक लक्षण तो इसका यही है कि यह रोला तथा उल्लाला के योग से बनता है। इस किसके योग से बनता है? रोला और उल्लाला के योग से। इसमें कितने चरण होते हैं? 6। प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। यानी कि उल्लाला में 28 मात्राएं होंगी और जो रोला है उसमें 24 होंगी। तो एक लक्षण तो इसका क्या हो जाएगा? यह रोला तथा उल्लाला छंदों के योग से बनता है। उल्लाला छंदों के योग से बनता है। यह रोला तथा उल्लाला छंदों के योग से बनता है। एक बात, इसमें कितने चरण होते हैं? इसके नाम में ही परिभाषा है। छपै 6 हैं पद जिसमें, मतलब इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। चरण भी बता दो कितने होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरी बात, इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के एवं अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला छंद के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के, इसके प्रथम 4 चरण, इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के, रोला छंद के, तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। यह रोला तथा उल्लाला छंदों के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। उल्लाला छंद के होते हैं। उल्लाला छंद के होते हैं। कितने लक्षण हो गए? 3। यह रोला तथा उल्लाला छंदों के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें। और एक लक्षण और बताओ तो आप बता सकते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। इसके प्रथम 4 चरणों में, प्रथम 4 चरणों में 24-24 तथा अंतिम 2 चरणों में, अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। 28-28 मात्राएं होती हैं। हो गई? ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं वो और बता दीजिए। देखो, एक तो ये ये विषम मात्रिक छंद है। वह मात्रिक छंद जो 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बने, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। नए बैच सारे ही स्टार्ट हो चुके, 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी मैं आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम है और ये एलटी का एग्जाम है, तो थोड़ा-सा मैं 2 दिन इन पर ध्यान दूँगा, वो क्लासेज होंगी नहीं, ये मान लो आप। नया बैच आप ये मान लीजिए सोमवार से स्टार्ट होगा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, ठीक? पहले थोड़ा-सा आज एलटी के लिए करवा देते हैं और आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक के लिए करवा देते हैं, और कल भी एलटी और वरिष्ठ अध्यापक के लिए करवा देते हैं।
फिर सोमवार से अपन देख लेंगे, सोमवार से 0 लेवल से शुरू कर देंगे सारी क्लासेज। अभी नहीं कर पाया हूँ मैं क्योंकि मैं अति व्यस्त था। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने कोर्स खरीदा है अभी ऑफर का लाभ उठाते हुए, तो उनको एक साथ सारा कोर्स मिल गया। इतिहास पूरा एक साथ मिल गया, काव्यशास्त्र, व्याकरण, गद्य साहित्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत रचनाकार भी मिल गई। जिनके पाठ्यक्रम में हैं उनको मिल गई, जिनके नहीं है उनको नहीं मिले। पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएँ भी मिल गई, चाहे वो नेट की हों, चाहे किसी की भी हों, वो उनको एक साथ मिल गई। आप उसको देखते रहो आराम से, एक साथ मिल गया। डबल कोर्स मिलेगा ना आपको, एक तो रिकॉर्डेड कोर्स एक साथ मिल जाएगा कोर्स खरीदते ही। अब 0 लेवल से जो क्लासेस शुरू होंगी वो सोमवार से शुरू होंगी। 2 दिन थोड़ा-सा मुझे आप एलटी के लिए और आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक के लिए करवा लेने दो। वो भी आपके ही भाई-बंधु हैं, उनका फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा-सा और उसके बाद में फिर अपन देख लेंगे, फिर तो आप और हम ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 लेवल से शुरू कर देंगे। अरे यहाँ तो 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, 3 साल में 3 बार कोर्स पूरा होता है, तो रिकॉर्डेड तो सारा एक साथ मिल ही गया, आप 0 लेवल से शुरू कर देंगे, क्या दिक्कत है? इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? विशेषताएँ क्या-क्या हैं इसकी? विशेषताएँ अगर हम देखें, नंबर 1 यह विषम मात्रिक छंद है। क्यों है विषम मात्रिक छंद? क्योंकि यह 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है और जो 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बने, वो विषम मात्रिक छंद होगा। यह विषम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है क्योंकि क्योंकि यह 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है। क्योंकि यह 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है। मात्रिक छंदों के योग से बनता है। साधारण है या दंडक है? साधारण है। साधारण क्यों है? क्योंकि इसकी किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती हैं। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी, यह साधारण मात्रिक छंद है। क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती हैं। यह साधारण मात्रिक छंद है। यह साधारण मात्रिक छंद है। साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में इसके किसी भी चरण में अगले पेज पर देख रहे हैं। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती हैं। किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती हैं। 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती हैं। क्या ये तुकांत मात्रिक छंद भी है? बिल्कुल तुक मिलती है, चाहे वो इसके रोला के चरण हों, चाहे उलाला के हों, तुक तो मिल ही रही है ना। तो तीसरी विशेषता इसकी हो जाएगी, यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। कैसा है? तुकांत मात्रिक छंद है। तुक मिलती है, चाहे वो रोला के चरण हों और चाहे उलाला के हों, तुक मिलती है। अब इसका उदाहरण आप देना चाहें, अलग से याद नहीं करना चाहें तो वो 4 पंक्तियाँ तो पहली वाली लिख दो, जो रोला की थी ना वो लिख दो और 2 फिर और देख लेते हैं अलग से। तो इसका उदाहरण अगर हम देखें, मैं अगले पेज पर लिखवा रहा हूँ, यहाँ एक पर आएगा नहीं, मैं अगले पेज पर लिखवा रहा हूँ इसका उदाहरण। देखिए, गुरु के 4 चरण तो लिख दो किसके? रोला के। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी उस वेश की है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये उदाहरण लिख दो आप। उदाहरण इसका आप कौन सा लिख देंगे? नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है।
नदियाँ प्रेम प्रवाह है, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन हैं, फूल तारे मंडन हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन हैं, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, बंदीजन बंदीजन खग वृंद, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। अब देखिए ये तो हमने चेक कर ही लिया था कि यहाँ तो मात्राएं बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 4 चरण हो गए, ये तो किसके हो गए? रोला के हो गए। और यहाँ कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। अब इसके 2 चरण हैं, वो किसके होंगे? वो उल्लाला के होंगे। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी उस वेश की, करते अभिषेक, करते अभिषेक पयोद हैं, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी उस वेश की, बलिहारी उस वेश की, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ 28 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं। और ये जो 2 चरण हैं ये किस छंद के हैं? ये हैं उल्लाला के। उल्लाला छंद की विशेषता क्या है? उल्लाला में इधर 15 होती है, इधर 13 होती है। इधर 15 होंगी, देखो गिनो, 1 2 2 4 5 6 2 8 9 10 2 12 1 13 2 15, इधर 13 होंगी, 1 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13, यानी कि उल्लाला में 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ जो यति होती है वो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो ये 4 चरण तो हो गए किसके? रोला के। अंतिम 2 चरण हो गए किसके? उल्लाला के। तो ये कौन सा छंद हो गया? ये छप्पे छंद बन गया। यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2 4, 1 5 और 2 7 और 1 8, 8 8 और 2 10, 10 और 2 12, 1 13 और 2 15, बिल्कुल ठीक है। 15 और 13 मात्राओं पर यति होगी उल्लाला में। यहाँ देखें तो 1 2 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 1 11 2 13, यहाँ मैंने 2 क्यों मानी? गुरु क्यों माना इसको? सर्वेश रे, स्वर रहित जो वर्ण होता है उससे जस्ट पहले वाला वर्ण जो होता है ना वो गुरु माना जाता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ये एक छंद हमने और देख लिया। कौन सा प्रश्न देख लिया हमने? हमने प्रश्न ये देखा, छपे छंद का परिचय दीजिए अथवा छपे छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये क्लास एलटी के लिए है, एलटी मेंस के लिए है। हम देख रहे हैं एलटी मेंस के पाठ्यक्रम में शामिल जो छंद हैं उनको देख रहे हैं। अथवा छपे छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? छपे छंद, पहले लक्षण बताओ, फिर विशेषताएं बताओ, उसके बाद में उदाहरण बताओ। इस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लक्षण, यह रोला तथा उल्लाला छंदों के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, इसलिए तो इसका नाम छपय है। 6 से मतलब 6, पय मतलब पद, है हो पद जिसमें वो छपय, 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। ये तो लक्षण हो गए। फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी। विशेषताएं क्या-क्या हुई? यह विषम मात्रिक छंद है। विषम क्यों है? ये लिख दिया हमने, आगे स्पष्ट कर दिया। क्योंकि यह 2 अलग-अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है और जो अलग-अलग छंदों के योग से बने वो विषम। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएं नहीं होती। दंडक तब बनता जब 28 से ज़्यादा मात्राएं होती, तब ये कौन सा बनता? दंडक बनता। अभी तो ये कैसा है? साधारण ही है। यह तुकांत मात्रिक छंद है और ये हमने इसका क्या ले लिया यहाँ पर? लक्षण ले लिया। 4 चरण किसके? रोला के, और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। उल्लाला छंद में एक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं, 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उल्लाला छंद को हमने पढ़ रखा है, जब छंद पढ़ रखे हैं हमने, काव्य शास्त्र तो पढ़ ही रखा है हमने अच्छे से, तो उसमें उल्लाला छंद को हमने अलग से पढ़ रखा है। और कौन से छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में? एक शायद हरिगीतिका भी है।
पहले जो पाठ्यक्रम में शामिल मात्रिक छंद है उनको देख रहे हैं, फिर वर्णिक छंदों को देख लेंगे। एक प्रश्न हरिगीतिका पर भी ले लीजिए। हरिगीतिका छंद का परिचय दीजिए। हरिगीतिका छंद का परिचय दीजिए। परिचय दीजिए। अथवा हरिगीतिका छंद को सोधारण समझाइए या स्पष्ट कीजिए। अथवा हरिगीतिका छंद को सोधारण समझाइए। हरिगीतिका छंद को, हरिगीतिका छंद को सोधारण समझाइए। हरिगीतिका छंद को सोधारण समझाइए, स्पष्ट कीजिए, जो भी आपसे प्रश्न करे। अब हरिगीतिका छंद का परिचय हम कैसे देंगे, देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देंगे। उत्तर हरिगीतिका छंद, हरिगीतिका छंद। सबसे पहले इसके लक्षण बताओ, उसके बाद में बताइए इसकी विशेषताएं। हरिगीतिका छंद की लक्षणों की बात हम करें तो देखिए, नंबर 1, सॉरी लक्षण, हेडिंग क्या डालेंगे, लक्षण। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसमें 16, 12 या फिर 14, 14 मात्राओं पर यति होती है। जरूरी नहीं है 16, 12 पर ही हो, ये तो सब जानते हैं। इसमें 14, 14 मात्राओं पर यति भी हो सकती है। अरे मोहन तिवारी जी, जौनपुर वाले भैया, जरूरी नहीं है 16, 12 पर हो, ये तो सर्वमान्य है कि 16, 12 पर होती है, लेकिन 14, 14 मात्राओं पर भी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बातें लिखो ना कि इसमें 16, 12 या 14, 14 मात्राओं पर यति होती है। ये बहुत कम जानते होंगे कि 14, 14 मात्राओं पर भी यति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसकी एक पंक्ति, इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। मैंने आपको जितने भी प्रश्न करवाए हैं, ऑनलाइन वालों को 300 प्लस प्रश्न करवा दिए होंगे मैंने। हिंदी साहित्य के इतिहास पर, काव्यशास्त्र पर, व्याकरण पर, गद्य साहित्य पर, भाषा विज्ञान पर, देवनागरी लिपि पर। ये मेरा दावा है बिल्कुल कि इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आप मैच कर लेना परीक्षा दे के आने के बाद में। बस आपको करना क्या था, इनकी अच्छे से रीडिंग लगानी थी अच्छे से, और एक एक लाइन बोर्ड पर लिखवाई है मैंने, बोलकर या पीडीएफ नहीं भेजी है आपको। एक एक पंक्ति को मैंने जितने भी प्रश्न करवाए हैं आपको, जिन्होंने कोर्स ले रखा था, सब एक एक पंक्ति बोर्ड पर लिखवाई गई है आपको अच्छे से, और बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया गया है। न एक शब्द जोड़ने की गुंजाइश है, न घटाने की गुंजाइश है उसमें। अब आप याद नहीं करो तो फिर तो कमी आपकी है। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। अभी भी टाइम है, पढ़ लो, 3 प्रश्नों को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। अच्छा जी, इसमें 16, 12 अथवा 14, 14 मात्राओं पर यति होती है। इसमें मुख्यतया तो 16, 12 पर ही होती है, ठीक है। 16, 12 अथवा 14, 14 मात्राओं पर यति होती है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। ये तो सब जानते हैं कि 16 और 12 पर यति होती है, लेकिन इतने पर भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पुस्तक आती है, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल की पुस्तक है, हिंदी काव्य शास्त्र नाम से है, उसको देखिए आप, उसमें ये लाइन आपको ज्यों की त्यों मिल जाएगी। इसमें 16, 12 अथवा 14, 14 मात्राओं पर यति होती है। लक्षण परफेक्ट बताओ, जितने भी हैं वो सारे बताओ। आपका उत्तर सबसे अलग दिखना चाहिए, आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिले, ये कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए फिर आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, बढ़िया लिखना पड़ेगा। हरिगीतिका छंद, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है।
इसमें 16-12 अथवा 14-14 मात्राओं पर यति होती है। कितनी लक्षण हो गई? 3। नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 आप लिख सकते हैं। इसमें एक बात और होती है खास, इसकी 5वीं, 12वीं, 19वीं एवं 26वीं मात्राएं लघु होती है। इसकी कौन-कौन सी? इसकी 5वीं, 12वीं, 7 जोड़ते चलो, 12वीं और फिर 12 में 7 जोड़ो 19वीं, 19वीं एवं 26वीं मात्राएं एवं 26वीं मात्राएं लघु होती हैं। 26वीं मात्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? लघु होती हैं। इसकी 5वीं, 12वीं, 19वीं एवं 26वीं मात्राएं लघु होती हैं। मात्राएं कैसी होती हैं? लघु होती हैं। जब उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक लक्षण इसका ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण जो है ना वो क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। पहले लघु आएगा, उसके बाद में गुरु आएगा। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण, इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। कैसे होते हैं? लघु और गुरु होते हैं। अच्छा, इसमें तुक कहाँ मिलती है? इसमें तुक सभी चरणों के अंत में मिलती है। इसमें तुक सभी चरणों के अंत में मिलती है। तुक सभी चरणों के अंत में मिलती है। अंत में मिलती है। इसमें तुक सभी चरणों के अंत में मिलती है। ये तो 6 तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं, थोड़ा-सा इसको भी देख लीजिए। उदाहरण तो देख ही लेंगे फिर हम। विशेषताएं, विशेषताएं पहले लक्षण देखे हैं, अब देख रहे हैं हम इसकी विशेषताएं। देखो जी, क्या ये सममात्रिक छंद है? बिल्कुल हरिगीति का सममात्रिक छंद है। क्यों है? इसलिए है कि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। छंद तो टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। बढ़िया, अच्छी बात है कि समझिए। टीजीटी पीजीटी में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। हरिगीति का छंद के संबंध में असत्य कथन है या सत्य कथन है, या निम्नलिखित में से हरिगीति का छंद की विशेषता है या नहीं। कोई भी क्लास हो, वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता पढ़ाई में, जो पढ़े वो कम सब, और सब परमोपयोगी है, इसमें क्या संदेह है। विशेषताएं, नंबर 1, यह समवर्णिक छंद है। यह समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है क्योंकि इसके सभी मात्रिक छंद है, वर्णिक नहीं, मात्रिक छंद है। यह सम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। क्योंकि इसके सभी चरणों में क्योंकि इसके सभी चरणों में क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। मात्राओं की संख्या एक समान होती है। एक समान होती है। जो विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, छंद तो उनके भी पाठ्यक्रम में है। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि हरिगीति का छंद के संबंध में सत्य कथन है, असत्य कथन है, निम्नलिखित में से हरिगीति का छंद की विशेषता नहीं है। तो ये प्रश्न तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एलटी मेंस के लिए हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान। क्या साधारण भी है? बिल्कुल, ये साधारण भी है। क्यों है? क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती। जिसमें 28 तक हों, वो कौन-सा होगा? वो साधारण होगा। 28 से ज़्यादा होने पर दंडक होता। तो देखिए, यह साधारण मात्रिक छंद है। यह साधारण मात्रिक छंद है। साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती। क्योंकि क्योंकि इसके
किसी भी चरण में, क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती। 28 से ज़्यादा मात्राएँ नहीं होती। क्या ये तुकांत मात्रिक छंद है? बिल्कुल, क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। तो एक विशेषता इसकी यह भी हो जाएगी। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। एक बार रिपीट कर दूं। अच्छा चलो ठीक है। देखो, एक प्रश्न देख रहे हैं हम। हरिगीतिका छंद का परिचय दीजिए अथवा हरिगीतिका छंद को 100 उदाहरण समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? पहले लक्षण बताओ, फिर विशेषताएं बताओ, फिर उदाहरण बताओ। हरिगीतिका छंद, लक्षण इसके क्या क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसकी एक पंक्ति एक चरण मानी जाती है। इसमें 16, 12 अथवा 14 14 मात्राओं पर यति होती है। अगली बात, इसकी 5वीं, 12वीं, 19वीं एवं 26वीं मात्राएं लघु होती हैं। इसके चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। पहले लघु और फिर क्या होगा? गुरु होगा। और इसमें तुक सभी चरणों के अंत में मिलती है। विशेषताएं क्या क्या होंगी इसकी? यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज्यादा मात्राएं नहीं होती। यह तुकांत मात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों के अंत में तुक मिलती है। अब इसका उदाहरण लिख दो कोई भी उदाहरण। हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद है। हरिगीतिका छंद के बादशाह है कौन माने जाते हैं? हरिगीतिका छंद के बादशाह है मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। देखिए उदाहरण एक है, संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। कहते न घर घर फिरो बाधा हरो, बाधा हरो। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। 2 पंक्तियां लिख दो कोई भी। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अब देखो यहाँ पर इधर कितनी होनी चाहिए? इधर 16 और इधर कितनी होनी चाहिए? 12। पहले तो ये चेक कर लो। 2 और 2 4, 5 और 2 7, 1 8, 1 9, 9 और 2 11, 12, 2 13, 2 15। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, 7 और 1 8, 1 9, 9 और 2 11, 1 12 और 2 14 और 2 16। सही है। 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, 8 9 10 और 2 12, 16 12 बिल्कुल सही है। अब देखो आपको क्या बताया था मैंने ये बताया था कि इसकी 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्राएं क्या होंगी? लघु होंगी। देखो 2 और 2 4, 5वीं मात्रा लघु है कि नहीं है? ऐसे नहीं गिनेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे नहीं गिनना। योग करना है मात्राओं का, योग करना है। 2 और 2 4, देखो 5वीं मात्रा लघु है। 5 हो गई यहाँ तक। 5 और 2 7, 1 8, 1 9 और 2 11, 12वीं मात्रा देखो लघु है। 12 हो गई यहाँ तक। 12 और 2 14 है और 2 16 और 2 18, 19वीं मात्रा देखो लघु है। फिर देखो 19 हो गई। 19 और 2 21 और 2 23, 24, 25, 26वीं मात्रा क्या है? लघु है। 26वीं मात्रा क्या है? लघु।
ऐसे नहीं गिनना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। योग करना है मात्राओं का। 2 और 2 4 और 1 5, तो पांचवी मात्रा लघु। 5 हो गई, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 2 11, 12वीं मात्रा देखो क्या हो गई, लघु हो गई। फिर इसके बाद भी यहाँ तक 12 हो गई, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 2 18, 19वीं मात्रा देखो लघु हो गई। यहाँ तक 19 हो गई, 19 और 2 21, 21 और 2 23 और 1 24 और 1 25, 26वीं मात्रा क्या हो गई, लघु हो गई। इस तरह से गिनेंगे इसमें हम। 1 2 और 2 4 5 और 2 7 और 1 8 1 9 और 2 11 1 12 13 14 15 16, 16 मात्राओं पर यति है। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 1 8 1 9 और 1 10 और 2 12। अब यहाँ भी वही बात होगी। अरे 1 1 2, 2 और 2 4, 5वीं मात्रा देखो लघु है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद में 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11, 12वीं मात्रा देखो लघु है। यहाँ तक 12 हो गई, 13 14 15 16, 16 और 2 18, 19वीं मात्रा देखो लघु है। 19 हो गई, 19 और 2 21 और 2 23 और 1 24 1 25, ये 26वीं मात्रा क्या है, लघु है। 26वीं मात्रा क्या है, लघु है। तो ये सारी विशेषताएं लागू होनी चाहिए। अब देखो चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते, ये लघु रहा, ये गुरु रहा, ये लघु रहा और ये क्या रहा, गुरु रहा। ठीक है, तो सभी चरणों के अंत में मिल ही रही है। तो ये एक प्रश्न हो गया किसके लिए, हरिगीति छंद के लिए। अब शायद जो आपके पाठ्यक्रम में है, मैं केवल उन छंदों को करवा रहा हूं भाई। कोई सा छूट जाए तो आप बता देना मुझे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूं, अगली क्लास में मिलूं क्या आपसे, या एक छंद और सल्टा दूं। एक आपके और छंद है, चौपाई छंद का परिचय दीजिए। एक छंद चौपाई भी तो है ना आपके पाठ्यक्रम में। जो एलटी के पाठ्यक्रम में है, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं केवल। चौपाई छंद का परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। अथवा चौपाई छंद को सोधारण समझाइए, अथवा चौपाई छंद को, चौपाई छंद को सोधारण समझाइए। अरे मैं सारे ही करवा दूंगा छंद, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी हैं सब करवा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। सोधारण समझाइए। कितने एक बचे होंगे, 2 4 और बचे होंगे। चौपाई छंद को सोधारण समझाइए। चौपाई छंद तो बिल्कुल सरल सा है। उत्तर चौपाई छंद, चौपाई छंद। सबसे पहले हम बात करें इसके लक्षण। अच्छा, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 16 मात्राएं होती है। एक लक्षण तो ये हो गए। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अच्छा देखिए, चौपाई छंद के किसी भी चरण के आरंभ में या अंत में जगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगन और तगन दोनों का ही नहीं होना चाहिए, न तो आरंभ में न अंत में। चौपाई छंद के किसी भी चरण के आरंभ या अंत में, किसी भी चरण के आरंभ या अंत में, आरंभ या अंत में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चौपाई छंद के किसी भी चरण के आरंभ या अंत में, जगन, जगन मतलब जय भान 1 2 1 1 2 1, और तगन, जगन या तगन, तगन तारा जय 2 2 1 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो आरपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे भी ध्यान दे लें कि चौपाई छंद की विशेषता नहीं है, ऐसा तो प्रश्न आ सकता है ना। जो टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं वो इसको इस रूप में ले लें
इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद के किसी भी चरण के आरंभ या अंत में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितने लक्षण हो गए इसके? 4 लक्षण हो गए। जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें तुक कहाँ मिलती है? इसमें तुक प्रथम द्वितीय में और तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। पहले चरण की तुक तो मिलती है दूसरे से और तीसरे की मिलती है चौथे से। तो इसमें तुक प्रथम द्वितीय, यानी पहले चरण की तुक तो किससे मिलेगी? द्वितीय से मिलेगी। इसमें तुक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। इसमें तुक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। चरणों में मिलती है। तुक कहाँ मिलेगी इसमें? इसमें जो तुक मिलेगी वो पहले की तो मिलेगी दूसरे से और तीसरे की मिलेगी किससे? चौथे से। इसमें तुक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। अच्छा, चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण एक समान होने चाहिए। या तो दोनों ही लघु हों या फिर दोनों ही क्या हों? गुरु। ऐसे नहीं हो सकता कि एक गुरु एक लघु, एक लघु एक गुरु। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण है ना, वो एक समान होने चाहिए, यानी दोनों ही लघु हों या फिर दोनों ही गुरु हों। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण, चरणों के अंतिम 2 वर्ण, अंतिम 2 वर्ण एक समान होने चाहिए। अंतिम 2 वर्ण एक समान होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि अंतिम 2 वर्ण या तो दोनों ही गुरु हों या दोनों ही लघु हों, ये मामला तो चलेगा। अगर एक लघु है एक गुरु है, नहीं हो सकता। एक गुरु है एक लघु है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 स्थितियां यहाँ नहीं रहेंगी। ये समझाने के लिए है ना। ये तो इसके लक्षण हुए। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? कौन सा छंद देख रहे हैं हम? चौपाई छंद का परिचय दीजिए अथवा चौपाई छंद को सौधारण समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद के किसी भी चरण के आरंभ या अंत में जगन या तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें तुक प्रथम द्वितीय, यानी पहले की तो दूसरे से मिलेगी, तृतीय की मिलेगी चतुर्थ से। तो इसमें तुक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों में मिलती है। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। ये हो गए इसके लक्षण। अब इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताएं विशेषताएं अगर देखें, देखो, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान है। एक समान है तो ये कैसा हुआ? सममात्रिक छंद हुआ। कैसा हुआ? सममात्रिक छंद हुआ। विशेषताएं नंबर 1, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है क्योंकि यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। क्योंकि इसके सभी चरणों में यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। मात्राओं की संख्या एक समान होती है। यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। ये साधारण मात्रिक छंद है। साधारण क्यों है? क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज्यादा मात्राएं नहीं होती। यह साधारण मात्रिक छंद है। यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि क्योंकि इसके किसी भी चरण में क्योंकि इसके किसी भी चरण में यह साधारण मात्रिक छंद है क्योंकि इसके किसी भी चरण में 28 से ज्यादा मात्राएं नहीं होती। 28 से ज्यादा मात्राएं नहीं होती। 28 से ज्यादा मात्राएं नहीं होती, इसलिए कैसा होगा ये साधारण मात्रिक छंद है।
अच्छा, क्या ये तुकांत मात्रिक छंद है? बिल्कुल तुक मिलती है, तो इसलिए ये कैसा होगा? ये तुकांत मात्रिक छंद भी है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। यह तुकांत मात्रिक छंद है। कैसा है? तुकांत मात्रिक छंद है। ये इसकी क्या हो जाएंगी? विशेषताएं। अब इसका उदाहरण कोई सा भी लिख दो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। उदाहरण, अरे और कुछ याद नहीं हो तो हनुमान चालीसा की पंक्तियां लिख दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। टेंशन खत्म। या फिर वो लिख दो, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना अलंकार का उदाहरण है नहीं, बिना साधन के कार्य हो रहा है, विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु, अवधि में कर्म ऐसे ही लिखा जाएगा, अवधि में कर्म ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो तत्सम है। यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, अवधि में ये रेफ नहीं होता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मात्राएं गिन लेना एक बार, सही है या नहीं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अलंकार इसमें विभावना है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक बार गिन लो, देखें 16-16 ही होंगी वैसे तो। केवल 2 पंक्तियां लिखने से काम नहीं चलेगा, जितने चरण होते हैं उतने चरण लिखने चाहिए। तो यहाँ 16-16 मात्राएं होंगी, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, बिल्कुल ठीक है। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, बिल्कुल ठीक है। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 और 2 16, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। तो एलटी के पाठ्यक्रम में शामिल कुछ छंद हमने देख लिए। अब 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 6 बज गए है ना। 6:30 बजे आ जाओ वापस आप, इसी चैनल पर, यहीं पर, इसी जगह 6:30 बजे हम फिर मिलते हैं। अब एक जो क्लास होगी उसमें जो एलटी के पाठ्यक्रम में जितने भी छंद हैं उन सबको सल्टा देंगे, और मैं चेक भी कर लूंगा कौन कौन से छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो उन सबको सल्टा देंगे अब अगली क्लास में, एक भी नहीं बचेगा। आगे बड़े मजेदार छंद आने वाले हैं, सवैया छंद, उसके भेद। ऐसे तो प्रश्न आ सकता है ना, सवैया छंद और उसके भेदों का उल्लेख कीजिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवित्त छंद एवं उसके भेदों का उल्लेख कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक तो आपने सरल सरल छंद देखे, और आप दे भी देंगे परिचय, जैसे वर्णिक छंद है, लेकिन वर्णिक छंदों में आपको ये नहीं पता कि कितने वर्णों पर यति होगी, कितने पर नहीं होगी, ये सब गोलमाल है, अंधेर है यहाँ पर। तो मैं ऐसे परफेक्ट उत्तर आपको बताऊंगा। अभी छंद के मैंने जिस तरीके से आपको प्रश्न बताए हैं उस तरीके से आपने तैयार नहीं किया होगा। पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब इस तरीके से आप लिखोगे। यह है किसी भी छंद का से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का सही तरीका। अब ऐसे नहीं है कि 2 लक्षण लिख दिए, एक उदाहरण लिख दिया और बस हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से परफेक्ट उत्तर लिखिए। तो 6:30 बजे आप आ जाइए, मिलते हैं हम 6:30 बजे। ठीक है, धन्यवाद।